हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, पॉलिटी वीकली प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरुद्ध दुबे। सेशन में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉलिटी वीकली के इस वीकली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन प्रोग्राम में करंट अफेयर्स की न्यूज को इस प्रकार से प्रसारित करने का प्रयास किया जाता है कि इसमें संबंधित खबर के यूपीएससी से संबंधित सभी आयामों पर दृष्टि डाली जा सके। साथ ही इस सेशन के अंत में खबरों से संबंधित यूपीएससी की प्रारंभिक अथवा मुख्य परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों अथवा आगामी परीक्षा में संभावित प्रश्नों को भी प्रदान किया गया है, जिनके सही उत्तर सेशन की समाप्ति के बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रश्नों के सही उत्तर के साथ पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम चैनल विरद लाइव से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। सेशन को अंत तक जरूर देखिए और बताइए कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है। अब आइए करते हैं शुरुआत। हम सभी जानते हैं कि हाल ही में भारत में औपनिवेशिक युग के दंड विधान भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस लागू की गई है। इस बदलाव में केवल नाम ही नहीं बल्कि कानूनों में भी व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। ऐसे वैधानिक परिवर्तनों के बाद अक्सर उनकी स्पष्टता और व्यवहारिकता सुनिश्चित करने के लिए पुनः व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है। इसी क्रम में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्होंने इस नए कानून की धारा 69 की जटिलताओं पर बहस को बढ़ा दिया है। कानूनी विशेषज्ञ, कार्यकर्ता और नारीवादी संगठन इस धारा पर लैंगिक भेदभाव, दुरुपयोग की संभावना और आधुनिक संबंधों पर इसके प्रभाव को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। आइए इस मुद्दे की गहराई से जांच करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 में छल पूर्वक तरीके से शारीरिक संबंध बनाने को अपराध घोषित किया गया है। इसमें शादी के झूठे वादे, नौकरी या प्रमोशन का झूठा आश्वासन या पहचान छुपाकर विवाह करने जैसे मामले शामिल हैं। ऐसे मामलों में इस कानून के तहत 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार और कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि यह प्रावधान पुराने कानून में मौजूद एक बड़ी कमी को दूर करने के लिए लाया गया है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 इन अपराधों को अलग श्रेणी में रखती है और इसे प्रलोभन मानती है। हम जानते हैं कि बीएनएस के अधिनियमित होने से पहले ऐसे मामले धारा 376(2)(n जो एक महिला पर बार बार बलात्कार से जुड़ा था के साथ साथ धारा 90 यानी कि भय या गलत धारणा के तहत दी गई सहमति के तहत दर्ज किए जाते थे। हालांकि यह नया कानून गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। जहां यह धारा महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के निपटने के लिए बनाई गई थी, वहीं इस धारा के व्यापक दायरे के कारण इसे अक्सर गलत तरीके से लागू किया जाता है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में बलात्कार के मामलों में आरोपी और पीड़ित के बीच संबंधों की प्रकृति लगातार बदल रही है। 2016 से पहले संबंधों का मुख्य रूप से परिवार के सदस्य, पड़ोसी या अजनबी के रूप में वर्गीकृत किया जाता था। हालांकि शादी के झूठे वादों से जुड़े मामले में बढ़ोतरी के कारण एनसीआरबी ने वर्गीकरण को और अधिक विस्तृत किया है। अब दोस्त, शादी के बहाने लिव इन पार्टनर और अलग हुए पति जैसी विशिष्ट श्रेणियां शामिल हैं। इन मामलों में बलात्कार के मामलों का लगभग 40% हिस्सा शामिल है। इस कानून का उद्देश्य इस प्रकार के संबंधों में धोखाधड़ी को पुनर्परिभाषित करना है। पहले लंबे समय तक चले रिश्तों को अदालतें सहमति के आधार पर आधारित मानती थीं और धोखाधड़ी साबित करना मुश्किल होता था, लेकिन अब भी नियत साबित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि धारा 69 लैंगिक रूढ़ियों को मजबूत करती है। पत्रकार और कार्यकर्ता दीपिका नारायण भारद्वाज ने इसे पक्षपाती बताया है। उनकी ऑनलाइन याचिका, जिसमें धारा 69 को हटाने की मांग की गई है, अब तक 60,000 से अधिक हस्ताक्षर जुटा चुकी है। उनका कहना है कि यदि पुरुष शादी के वादे से मुकर जाता है तो यह कानून सहमति आधारित संबंधों को अपराध मानता है। साथ ही यह महिलाओं की स्वायत्तता को नजरअंदाज करता है और उन मामलों पर विचार नहीं करता जहां महिलाएं पुरुषों को धोखा देती हैं। दरअसल भारतीय अदालतों ने धारा 69 को लेकर अलग अलग व्याख्याएं दी हैं। हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने शादी के झूठे वादे के मामले में एक आरोपी को जमानत देते हुए कहा है कि हर वादा निभाया नहीं जा सकता और सभी असफल वादे अपराध नहीं होते। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय तक चले रिश्तों को अपराध घोषित करने पर चिंता जताई है। अदालत का कहना है कि अगर वर्षों बाद सहमति वाले रिश्तों को अपराध माना जाएगा तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। एक संसदीय समिति की रिपोर्ट ने भी इस धारा 69 को लेकर चेतावनी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शादी के वायदे की सत्यता तय करना मुश्किल है और यह कानून व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन भी कर सकता है। धारा 69 मानसिक और भावनात्मक धोखाधड़ी को भी पहचानती है। यह बताता है कि प्रलोभन केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक तरीकों से भी हो सकता है।
इसके अलावा केरल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका यानी PIL दायर की गई थी, जिसमें धारा 69 को असंवैधानिक बताया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह कानून महिलाओं को अपरिपक्व और निर्णय लेने में अक्षम मानता है। साथ ही यह LGBTQ यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वियर समुदाय को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। इस कानून को लेकर बहस लगातार जारी है। कुछ लोग इसे महिलाओं के संरक्षण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं, जबकि अन्य इसे गलत व्याख्या और दुरुपयोग का खतरा मानते हैं। विशेषज्ञों, वार्ताकारों आदि का जो भी मानना हो, इस कानून का प्रभाव इसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा। साथ ही इस मामले में केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया भविष्य तय करेगी। अगला समाचार रेलवे सुधार से जुड़ा हुआ है। भारतीय रेलवे के पुनर्गठन के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लोकसभा ने बुधवार को रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया। इसे 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में यह विधेयक भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को निरस्त करने तथा रेलवे अधिनियम 1979 के अंतर्गत इसके प्रावधानों को समेकित करने का प्रयास करता है। हालांकि सदन में इस विधेयक के प्रस्तुत किए जाने व पारित होने के दौरान बहस व संसदीय गहमागहमी भी कभी कम नहीं रही। विधेयक का उद्देश्य कानूनी ढांचे को सरल बनाना और 2 अलग अलग कानूनों को संदर्भ देने की आवश्यकता को समाप्त करना है। वास्तव में रेलवे विधेयक 1986, जो बाद में 1989 का अधिनियम बन गया, पर विचार करते हुए संयुक्त संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि 1905 के अधिनियम को 1986 के विधेयक में शामिल किया जाए। हालांकि उस समय ऐसा नहीं किया गया था। अब 2024 का संशोधन उस सिफारिश को लागू करने की दिशा में एक कदम है। रेलवे अधिनियम के तहत रेलवे जोन संचालन और रखरखाव के लिए सीमित स्वायत्तता रखते हैं। कई समितियों जैसे श्रीधरन समिति 2014 और रेलवे पुनर्गठन समिति 2015 ने क्षेत्रों को अधिक वित्तीय और निर्णय लेने संबंधी शक्तियां देने की सिफारिश की। उनका मानना है कि स्वायत्तता से परियोजनाओं में तेजी आएगी, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और जोन अपनी लाभप्रदता के लिए अधिक जिम्मेदार बनेंगे, जबकि रेलवे बोर्ड नीति निर्माता की भूमिका निभाएगा। भारत में रेलवे का जाल बहुत ही जटिल और विस्तृत है। भारतीय रेल नेटवर्क को गरीबों की लाइफलाइन माना जाता है। सरकार ने नए कानून को रेलवे प्रशासन को सरल और सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक कदम बताया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि इस विधेयक के पारित होने से रेलवे की दक्षता और विकास में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। यदि होने वाले संशोधनों पर नजर डालें तो यह विधेयक रेलवे अधिनियम में एक नया अध्याय 1A प्रस्तुत करता है, जो रेलवे बोर्ड को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शक्तियां प्रदान करता है। यह बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए निरंतरता भी सुनिश्चित करता है, जो अब संशोधित कानून के तहत काम करेंगे। सरकार का मानना है कि विधेयक आधुनिक और कुशल रेलवे नेटवर्क का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस दौरान विपक्ष ने केंद्रीयकरण और विचार विमर्श की कमी पर चिंता जताई है, जबकि सत्ता पक्ष ने कहा है कि भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण, सरलीकरण और सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कानून के तहत रेलवे बोर्ड की स्वतंत्रता और कार्यक्षमता को बढ़ाया जाएगा। विपक्ष के नेता ने विधेयक में पर्याप्त विचार विमर्श की कमी की आलोचना की। उनका कहना है कि इस मामले पर चर्चा करने और फिर संशोधन पेश करने के लिए एक सर्वदलीय समिति बनाना अधिक फायदेमंद होता है। इसके अलावा कुछ विपक्ष के नेताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि विधेयक में विभिन्न विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों को शामिल नहीं किया गया है, जबकि रेलवे के पुनर्गठन पर 2015 में गठित समिति ने एक स्वतंत्र नियामक स्थापित करने की सिफारिश भी की थी, जो इस विधेयक में नहीं दिखाई पड़ती। विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रतिनिधित्व और समावेशिता जैसे मुद्दों पर भी बहस हुई, जिसमें यह सवाल किया गया कि क्या बोर्ड SC, ST और OBC और महिलाओं को समायोजित करेगा। सवाल पूछने वालों का कहना है कि नियुक्तियां योग्यता और विशेषज्ञता के आधार पर होनी चाहिए, न कि राजनीतिक संबद्धता के आधार पर। चर्चा सुरक्षा और परिचालन संबंधी चुनौतियों पर भी संसद सदस्यों का सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास जारी रहा। वहीं रेलवे संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य एकीकृत और आधुनिक रेलवे प्रशासन की स्थापना करना है। विधेयक के जरिए पुराने अधिनियमों को समेकित कर रेलवे का कानूनी ढांचा अधिक सरल और कुशल बनाया जाएगा। हालांकि समावेशिता, सुरक्षा और विकेंद्रीकरण पर उठे सवालों को हल करना सरकार की अगली चुनौती होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह बदलाव रेलवे के संचालन को कितना प्रभावी बनाता है।
महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने दूरसंचार संदेश के वैध अवरोधन के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय नियम 2024 को अधिसूचित किया है। 6 दिसंबर को जारी किए गए ये नए नियम भारतीय टेलीग्राफ नियम 1951 के दशकों पुराने नियम 419A को प्रतिस्थापित करने के लिए लाए गए हैं। आइए समझते हैं संवैधानिक और प्रशासनिक परिवर्तन करने की क्षमता रखने वाले सरकार द्वारा प्रस्तावित इन नए नियमों को, उनके निहितार्थों को और उनसे जुड़ी चिंताओं को। सरकार द्वारा प्रस्तावित मसौदा नियमों की मुख्य विशेषताओं पर नजर डालें तो इन नियमों के तहत सेवाओं के अवरोधन और अस्थायी निलंबन का अधिकार केंद्र और राज्य सरकारों के गृह सचिवों का होगा और आदेशों की समीक्षा के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर अवरोधित सामग्री और अभिलेखों को हर 6 माह में हटाने का प्रावधान है। दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 20(2) के तहत कानून प्रवर्तन या सुरक्षा एजेंसियों को संदेशों को रोकने के लिए अधिकृत कर सकती है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा के लिए दूरसंचार संस्थाओं को ट्रैफिक डेटा साझा करना, साइबर सुरक्षा नीति अपनाना, मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति और साइबर सुरक्षा ऑडिट करना आवश्यक होगा, जबकि उपकरण की पहचान संख्या सरकार के पास पंजीकृत होनी चाहिए। प्रमुख मुद्दों में समीक्षा समितियों में केवल कार्यपालिका के सदस्य होने से दुरुपयोग की संभावना, अवरोधन, आदेशों से जुड़े अभिलेख हटाने से न्यायिक समीक्षा में कमी और नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन पर सवाल शामिल हैं। ट्रैफिक डेटा की परिभाषा में कॉल, संदेश और चैट की सामग्री शामिल हो सकती है, जिससे साइबर सुरक्षा के नाम पर अवरोधन का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। दरअसल इन नियमों में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1951 के नियम 419A की तुलना में महत्वपूर्ण बदलाव पेश किए गए हैं। सबसे पहले आपातकालीन मामलों में अवरोधन की शर्त को दूरदराज के क्षेत्रों में परिचालन कारणों को शामिल करने के लिए व्यापक बनाया गया है। दूसरे, अब इस बात पर सख्त सीमाएं लागू होती हैं कि राज्य स्तर पर कौन इंटरसेप्शन को अधिकृत कर सकता है। केवल एजेंसी का प्रमुख और उनका तत्कालीन डिप्टी, जो पुलिस महानिरीक्षक के पद से नीचे का नहीं हो। इन सुरक्षा उपायों की जड़ें 1996 में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी PUCL बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में देखी जा सकती है। शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसे मनमाने ढंग से कम नहीं किया जा सकता है। नतीजन इंटरसेप्शन आदेश न्यायोचित, निष्पक्ष और उचित थे, यह सुनिश्चित करने के लिए 2007 में नियम 419A पेश किया गया था। हालांकि नए नियम विवाद से रहित नहीं है। आलोचकों का तर्क है कि आपातकालीन मामलों की पूर्व आवश्यकता को शिथिल करना और बिना किसी सख्त जांच के अवरोधन शक्तियों को व्यापक बनाना संभावित दुरुपयोग को जन्म दे सकता है। उल्लेखनीय रूप से नियम अनुमत 7 दिवसीय अवधि के भीतर अवरोधन शक्तियों के दुरुपयोग के लिए दंडात्मक उपायों को विनिर्दिष्ट नहीं किया जा सकता। आगे देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत यह मसौदा वर्तमान कानून में किस प्रकार समायोजित किए जाते हैं और उनका प्रभाव क्या होगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम का एक हिस्सा नो डिटेंशन नीति हाल ही में बहस का विषय रही है। इस नीति के तहत किसी भी छात्र को तब तक फेल नहीं किया जा सकता है जब तक कि वह कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता। इसका मतलब है कि अगर कोई छात्र फेल होता है तो उसे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। आइए इसके तर्क, इससे जुड़े विवादों और भारत की शिक्षा प्रणाली और छात्रों पर इसके प्रभाव की चर्चा करते हैं। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे 2009 में अधिनियमित किया गया था, का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो सके। इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता धारा 16 थी, जिसे लोकप्रिय रूप से नो डिटेंशन नीति के रूप में जाना जाता है। इस खंड ने छात्रों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आगे बढ़ने का अधिकार दिया, बोर्ड परीक्षाओं को समाप्त कर सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी CCE पर जोर दिया। इस नीति का उद्देश्य था स्कूलों से ड्रॉप आउट को कम करना और समावेशी भयमुक्त सीखने का माहौल बनाना, खासकर हाशिए की पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए। हालांकि व्यवहार में इस नीति को आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसमें कई लोगों ने सीखने के स्तर में गिरावट, मूल्यांकन की कमी और छात्रों और शिक्षकों के बीच शिक्षा के प्रति लापरवाह दृष्टिकोण पर ध्यान देने की ओर जोर दिया है। 2019 में RTE अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे राज्यों को कक्षा 5 और 8 में छात्रों को रोकने का विवेकाधिकार मिल गया। लेकिन इतना महत्वपूर्ण बदलाव किया ही क्यों गया, आइए समझते हैं। नो डिटेंशन नीति के आलोचकों ने वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER के डेटा को आधार बनाते हुए कहा है कि इस नीति से बच्चों के सीखने के परिणामों में गिरावट देखी गई है। उदाहरण के लिए 2010 से 2013 तक ग्रामीण सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 के छात्रों का प्रतिशत
जो कक्षा 2 स्तर तक का पाठ पढ़ सकते थे, 10 अंकों से गिर गया था। शिक्षाविदों ने यह भी नोट किया कि कई स्कूलों में नो डिटेंशन पॉलिसी के पीठ पीछे सार्थक एवं सही मूल्यांकन के अभाव ने छात्रों को पढ़ाई के प्रति गंभीरता में कमी और शिक्षकों के लिए न्यूनतम जवाबदेही को जन्म दिया है। इस नीति के कारण अनेक राज्यों में बच्चों ने निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने और शिक्षा ग्रहण करने को प्राथमिकता दी। प्रणालीगत सुधार के बिना केवल छात्रों को बनाए रखना मूल समस्या का समाधान नहीं करता। शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण और स्कूलों को अधिक संसाधनों की आवश्यकता है। असफलता का डर नकारात्मक हो सकता है, लेकिन छात्रों को बुनियादी अवधारणाओं को समझे बिना अगली कक्षा में प्रमोट करना भी उनके भविष्य के लिए नुकसानदायक है। इसी परिप्रेक्ष्य में दिल्ली, पंजाब और राजस्थान सहित कई राज्यों ने नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया है। दिल्ली के कक्षा 8 के 2023 से 24 शैक्षणिक वर्ष के परिणाम यह दर्शाते हैं कि लगभग 20% छात्र अपनी परीक्षा में असफल रहे। यह आंकड़ा शिक्षा प्रणाली में मौजूद सीखने के अंतराल को उजागर करता है और उस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता को जोर देता है। वहीं कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य इस नीति को जारी रखने पर जोर दे रहे हैं। उनका मानना है कि इससे बच्चों को 8 साल तक बिना रुकावट शिक्षा हासिल करने का मौका मिलता है और ड्रॉप आउट की समस्या को रोका जा सकता है। इसी तरह तमिलनाडु ने भी इसे बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है, वो ये कहते हुए कि समावेशिता को बढ़ावा देना और समाज के सभी वर्गों को शिक्षा का लाभ पहुंचाने में यह पॉलिसी मदद करती है। इस नीति का विश्लेषण केवल शैक्षिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि शासन, नीति निर्माण और जवाबदेही के साथ समावेशिता के संतुलन के एक अध्ययन के रूप में भी महत्वपूर्ण है। इसमें सतत विकास लक्ष्य 4 के तहत समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीति का संरेखण, सार्वजनिक नीतियों को आकार देने और सुधारने में ASIR रिपोर्ट जैसे डेटा की भूमिका और संघीय ढांचे में राज्य स्तर पर संशोधित RTI अधिनियम को लागू करने के विभिन्न दृष्टिकोणों से उत्पन्न चुनौतियां शामिल हैं। नो डिटेंशन पॉलिसी पर बहस या सोचने पर मजबूर करती है कि शिक्षा में करुणा और सक्षमता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। एक बच्चे के जीवन में शिक्षा सिर्फ अंक या कक्षाएं पास करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उसके आत्मविश्वास और सीखने की खुशी को बनाए रखने का जरिया है। जैसे जैसे भारत वैश्विक ज्ञान केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है, हमें यह समझना होगा कि हर नीति का उद्देश्य शिक्षा को समावेशी और प्रोत्साहनकारी बनाना है, ताकि कोई भी बच्चा पीछे न छूटे और हर बच्चे को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिले। अब आइए नजर डालते हैं आज के प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, नो डिटेंशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना, छात्रों को अगली कक्षा में स्वचालित रूप से प्रोन्नत करना, ड्रॉप आउट दरों को कम करना और तनाव मुक्त सीखने का वातावरण बनाना, या शिक्षा में हाशिए पर रहने वाले समुदायों को शामिल करना? अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा नो डिटेंशन पॉलिसी से संबंधित है? धारा 12, धारा 16, धारा 21 या फिर धारा 25? अगला प्रश्न है, श्रीधरन समिति 2014 और रेलवे पुनर्गठन समिति 2015 ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया था? रेलवे जोनों को अधिक वित्तीय और निर्णय लेने की शक्तियां प्रदान करना, रेलवे का निजीकरण, रेलवे के अधिनियमों को समेकित करना, या फिर रेलवे सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना? अगला प्रश्न मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से है। आप इस प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में लिखकर मुझे ईमेल कर सकते हैं। प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत नो डिटेंशन पॉलिसी का प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ा है? इस पर चर्चा कीजिए। आप अपने प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित प्रकार से दे सकते हैं। एक प्रभावशाली भूमिका के साथ नो डिटेंशन पॉलिसी का परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत करें। इसके सकारात्मक प्रभाव जैसे ड्रॉप आउट दर में कमी, समान अवसर, समावेशी शिक्षा इत्यादि का उल्लेख करें। इसके नकारात्मक प्रभाव जैसे कि शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट, शिक्षकों की जवाबदेही की कमी, सीखने के स्तर में गिरावट, CCE का गलत कार्यान्वयन आदि का उल्लेख करें। इन समस्याओं का समाधान सुझाएं। एक अच्छे निष्कर्ष के साथ अपने उत्तर की समाप्ति करें। आज के पॉलिटी वीकली करंट अफेयर्स वीकली कंपाइलेशन प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे अगले रविवार शाम 6 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।